नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, लेकिन व्यस्त। और आज की पहली और सबसे बड़ी खबर दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं। प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचे, लेकिन यहां से 400 सीट की गारंटी भी दिखाई दे रही है। कैसे, सबसे पहले आपको दिखाता हूं। दिखाइए जरा, आज प्रधानमंत्री देखिए जनता के बीच पहुंचे और अयोध्या में रोड शो किया, जनता का अभिवादन भी किया। बड़ी संख्या में लोग पहले से ही तैनात थे और मोदी का इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री पहुंचे और अभिवादन भी किया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। अब आपको अगली तस्वीर दिखाता हूं अयोध्या में। ये आप देखिए, राम मंदिर का निर्माण चल रहा है और आज प्रधानमंत्री ने जिक्र भी किया है विकास का और विरासत का। तो ये राम मंदिर की तस्वीर है जिसके उद्घाटन के लिए उत्साह और उमंग का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया है। अगली तस्वीर दिखाइए। ये देखिए, वो विरासत और ये विकास। प्रधानमंत्री ने आज रेलवे स्टेशन की सौगात दी है दर्शकों। इतना ही नहीं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी उनके साथ मौजूद रहे। अगली तस्वीर दिखाइए, रेलवे स्टेशन के साथ एयरपोर्ट। यहां पर आप देख सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उनके साथ मौजूद थी और यहां जनता को एयरपोर्ट की भी सौगात दी है। तो आज प्रधानमंत्री अयोध्या में थे, लेकिन यहां से उन्होंने कहा विकास और विरासत को एक साथ लेकर चल रहे हैं। और क्या कुछ खास रहा वो इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मोदी है तो मुमकिन है, ये तो मुमकिन है। मोदी के साथ सबका विकास। योगी मोदी जय श्री राम, योगी मोदी जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज मोदी अयोध्या में थे। एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चल रहा है तो दूसरी तरफ अयोध्या का भव्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार है। आज दिल्ली टू अयोध्या की पहली फ्लाइट पहुंची। जय श्री राम के नारे और हनुमान जी का जो है वो नाम का जाप कर रहे थे। तो पूरे फ्लाइट में बस हमें यही एक अनुभव होता रहा कि लग रहा था कि हम राम नगरी में राम जी के पास जो है ना वो पधार रहे हैं। एक तरफ 22 जनवरी को अवध में भगवान श्री राम आ रहे हैं तो दूसरी तरफ अयोध्या का रेलवे स्टेशन पूरे देश से जुड़ रहा है। चेंजेस हुए हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं और इस चीज़ के लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे मोदी जी को। अयोध्या धर्म नगरी के साथ अब विकास की नगरी के रूप में भी जानी जाएगी। ये विकास और हिंदुत्व का सबसे सटीक मॉडल है। एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला कोई नहीं, बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। यानी मोदी मॉडल बीजेपी और मोदी की 2024 ही नहीं 24 साल तक जीत की गारंटी बन सकता है। तो आज उसी मॉडल की बात कर रहे हैं। हिंदुत्व और विकास के मॉडल पर चलकर क्या भारतीय जनता पार्टी 400 के पार पहुंचने वाली है? और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में इसी बात का संकेत दिया है। दिखाता हूं आपको। ये देख रहे हैं आप, इसी तरह से एयरपोर्ट बना है दर्शकों। लेकिन सबसे पहली बात, 2024 में तीसरी बार सरकार में आने का ये मोदी का फॉर्मूला है। हिंदुत्व के साथ विकास का मॉडल मोदी का हिट रहा है। लगातार 2 बार प्रधानमंत्री आसानी से चुनाव जीत चुके हैं और अब 2024 में इसी के तहत हिंदुत्व और विकास का सहारा लिया जा सकता है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और इससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या दौरे पर पहुंचे। इतना ही नहीं, मोदी आज विकास योजनाओं का उद्घाटन करने पहुंचे दर्शकों। जहां उत्तर प्रदेश को 15,700 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री ने दी है और महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन भी किया है। साथ ही अयोध्या में रेलवे स्टेशन का भी लोकार्पण किया गया है। और इतना ही नहीं,
6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। ये देख रहे हैं आप, ट्रेन, ऐसी ट्रेन दौड़ रही है अब स्टेशन पर। और 2024 में यही फॉर्मूला मोदी की जीत की गारंटी बन सकता है, क्योंकि इसी रफ्तार से मंदिर के विकास के साथ साथ और विकास को भी रफ्तार दी जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर से जहां 80 करोड़ हिंदू वोटर जुड़ते हैं, खास बात क्या है, अयोध्या में जहां वोटर जुड़ रहे हैं वहीं देश भर में विकास योजनाओं में सबसे ज्यादा फायदा होता दिखाई दे रहा है। योजनाएं कौन कौन सी हैं जान लीजिए। मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना के लाभार्थी के घर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उज्ज्वला की ये 10 करोड़वीं लाभार्थी मीरा से मुलाकात की है। मोदी सरकार की यह बेहद सफल योजना रही है। 2017-19 में इसका फायदा मिला है और इसका फायदा मिलते ही ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी को यह योजना और इस तरह का विकास और फायदा पहुंचा सकता है। प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी में जहां प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, उसे लेकर क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। और बड़ी खबर आपने देखी, प्रधानमंत्री ने कहा कि राम ज्योति जलाई जाए। लेकिन बड़ी बात क्या है, विपक्ष परेशान हो गया है दर्शकों, और विपक्ष को समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या, क्योंकि अब राम मंदिर में जहां प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसे लेकर इंडिया अलायंस परेशान है। क्यों परेशान है? अयोध्या जाने पर फैसला नहीं ले पा रहा है। एक एक करके नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं और उस पर जवाब भी दिया जा रहा है। कौन क्या कह रहा है ये अब हम आपको सुनवाने वाले हैं। आवत प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। अरे वो राजनीति होती है, भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम में कौन जाएगा? ये थोड़ी देश का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। ये बीजेपी एक अपना खुद का उत्सव और प्रचार या सभा रैली ये कर रही है, उसमें पवित्रता कहाँ है? कि जब भगवान बुलाते हैं तभी दर्शन पाते हैं आप, बिना बुलाए कोई नहीं जाता। भगवान बुलाते हैं तो हम सब जाते हैं, और ये भी हम जानते हैं कि भगवान कब किसका बुलावा दे दे, कब किसको बुला ले। मंत्र मिले ना मिले कोई विवाद थोड़ी होता है। भगवान बुलाएंगे तो चले जाएंगे, लेकिन ऐसा है किसी ने ये मान लिया है कि उनको बुलाने का, उनको न्योता देने का अधिकार है। हम तो नहीं मानते कि किसी को अधिकार है। भगवान का घर तो खुला रहता है सबके लिए, छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए भी भगवान का घर खुला रहता है। उस पर कोई किसी तरह की वो निगरानी नहीं कर सकता है कि हम इसको जाने देंगे, इसको नहीं जाने देंगे। तो अभी विपक्ष इसी टेंशन में है कि जाए कि नहीं जाए, ये आपने सुन लिया है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रामलला की तस्वीर भेंट की है, यह आप देख रहे हैं, मूर्ति भेंट की है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद रहे और प्रधानमंत्री को यह रामलला की मूर्ति सौंपी गई। अब अगली तस्वीर दिखाता हूं आपको, दिखाइए जरा। यह आप देखिए, प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो अलग अलग जगह से लोक कलाकार भी पहुंचे हुए थे दर्शकों, और यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जो आप देख रहे हैं। अलग अलग जगह से ये सभी आए हैं और अयोध्या नगरी में उत्सव का माहौल आज देखा गया। ये सभी कार्यक्रम अलग अलग जगह पर आयोजित किए गए।
तो ये आपने सांस्कृतिक कार्यक्रम देखे, लेकिन अयोध्या में आज बड़ी संख्या में कलाकार भी पहुंचे हुए थे। देखिए हमारी सहयोगी भी वहां पर पहुंची और इन्होंने राम के लिए गीत भी गाए हैं, सुनवाते हैं आपको। राम लाला बैठी है अब अपने भवनवा, राम लाला बैठी है अब अपने भवनवा, हो राम लाला बैठी है अब अपने भवनवा। जो अरे 500 साल बाद आवा सुघर दीनवा, मोदी है तो मुमकिन है। हमारे अयोध्या नगरी को इतना खुशहाल कर दिया कि यानी जिंदगी भर सोचना नहीं पड़ेगा। मोदी के साथ सबका विकास। योगी मोदी जय श्री राम, योगी मोदी जय श्री राम। होना चाहिए कि जनता की उत्साह इतनी है कि लोग अपने मन से चल के आ रहे हैं। हमारे प्रभु राम के आने की खुशी में इतनी जनता उत्साहित है कि आपको दिल से बयान नहीं कर सकते। हम लोग इतने उत्साहित हैं। उत्साह इतना है कि हम हनुमान जी होते तो सीना चीर के आपको दिखा देते। इससे दिन का इंतजार हर अयोध्या वासी को, हर भारतवासी को, हर राम भक्त को था। मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद कि हम लोगों का ये बहुत बड़ा सपना हम लोगों के जीते जी पूरा हो गया। जो काम कभी नहीं सोचा गया था, अब वो काम इस प्रधानमंत्री के जो कार्यकाल में हो रहा है। जैसे जो राम मंदिर धारा थी, जिसके बारे में कभी जो सोचने के पहले हम लोग हिचकते थे सामने बात करने को कि ये चीज तो कभी हो ही नहीं पाएगी, कह के अपनी बात करा पे। अब उस चीज के लिए तो देखा आपने लोगों का उत्साह किस प्रकार का था। लेकिन आज प्रधानमंत्री दलित मीरा के घर भी पहुंचे, आप देखिए जरा। प्रधानमंत्री पहुंचे और प्रणाम भी किया। उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत भी किया। ये आप देखिए, घर के अंदर गए, घर के लोगों से मुलाकात की, बातचीत की है। और बड़ी और अहम बात क्या रही, यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय भी पी। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए। यहां पर चाय लेके आई मीरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय भी पी, साथ ही साथ बातचीत भी की है। वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा। फुल फ्रेम लीजिए जरा इस तस्वीर को। बहुत मीठी चाय पीते हैं आप हैं? हमसे मीठी हो ही जाती, मालूम नहीं कैसे। तो मेरा आपको क्या क्या लाभ मिला है? यही आवास मिला है। आवास मिला है, आपने बना दिया? जी, आपके कृपया से। अच्छा, ठीक से बना है? हाँ। अच्छा, पहले कहाँ रहते थे? पहले झोपड़ी था, यहाँ खपड़े का घर था। हाँ। जी हाँ, कहाँ रहते थे? जी। और अब अच्छा बन गया? जी हाँ। बड़ी दूध वाली चाय है जी। तो दूध यहाँ का मिल जाता है आप जी, पैकेट वाला मंगाते हैं। हाँ। बहुत मीठी चाय पीते हैं आप हैं? हमसे मीठी हो ही जाती, मालूम नहीं कैसे। तो मेरा आपको क्या क्या लाभ मिला है? यही आवास मिला है। आवास मिला है, आपने बना दिया? जी, आपके कृपया से। अच्छा, ठीक से बना है? हाँ। अच्छा, पहले कहाँ रहते थे? पहले झोपड़ी था, यहाँ खपड़े का घर था। हाँ। जी हाँ, कहाँ रहते थे? जी। और अब अच्छा बन गया? जी हाँ। कब से है लाइट? 3 साल हो गया। 3 साल हो गए? जी। अच्छा, तो बिजली का बिल कितना आता होगा? वो आता है महीने का 100 रुपये, 200 ऐसे आता है। 100-200 रुपये? जी। अच्छा, और गैस कब से मिला है? ये कल मिला है। कल मिल गया? जी। अच्छा, तो गैस चलाना आता है? जी, कल सीखे हैं। कल सीख लिए? जी। तो पहले से चाहती थी अब गैस मिल जाए? अगल बगल वालों को भी तो गैस मिल गया? हाँ, सबको मिल गया था। हम छोटे चूल्हे पे बनाते थे, पहले तो भट्टी था, भट्टी पे बनाते थे। हाँ, फिर चूल्हा ले दिया था। हाँ। उस पे बनाते थे। तो लकड़ी जलाते थे या नहीं? वो बुरादा। अच्छा, बुरादा बाहर से लाना पड़ता था? खरीद के लाते थे उसको। जी। तो अभी तो आपको बहुत फायदा हो जाए, टाइम बच जाएगा। बहुत फायदा। बच्चे को थोड़ा टाइम देंगे। हाँ। तो मेरा जी, आप कुछ काम वाम भी करती हैं? जी, फूल बेचते हैं। फूल बेचते हैं? जी। कहाँ पर बेचते हैं? नए घाट। तो अब तो लोग बहुत आते होंगे? जी हाँ। तो फूल कम पड़ जाएंगे। तो आपको ये अनाज का योजना का लाभ मिलता है? जी जी। कितना अनाज मिलता है? 10 किलो। और आपको गैस मिला? जी। बिजली मिली? जी। घर मिला? जी। अनाज मिला? जी। वाह। और पानी मिल गया? पानी भी मिलता है। तो सुना आपने, ये काफी लंबी बातचीत थी, लेकिन इसमें कई सारी महत्वपूर्ण बातें थी। और इस वजह से मैं आज कह रहा हूं, क्या प्रधानमंत्री जैसे ही पहुंचे तो मायावती टेंशन में आ गई हैं, क्योंकि दलित के घर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
अयोध्या पहुंचकर मोदी अचानक पहुंच गए। मीरा मांझी से मोदी ने मुलाकात की और उनका हालचाल जाना आपने सुना। मीरा ने पीएम मोदी के लिए चाय भी बनाई। आपको यह भी बता दें, मीरा ने घर वालों से मिलवाया प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री ने बात की और चाय भी पी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि चाय थोड़ी मीठी है। मीरा मांझी उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी हैं दर्शकों, और मीरा के पास कृषि के लिए जमीन नहीं है। उन्होंने गैस सिलेंडर के लिए फॉर्म काफी पहले भर दिया था, लेकिन 29 दिसंबर को ही मीरा को गैस सिलेंडर मिला है। मीरा के परिवार में पति और 3 बच्चे हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, और निषाद परिवार से मुलाकात कर प्राण प्रतिष्ठा का प्रधानमंत्री ने इन्हें न्योता भी दिया है। राम को वनवास के समय आपको याद होगा, नदी पार निषाद के पूर्वजों ने कराई थी, केवट ने करवाई थी, और मोदी ने दलित परिवार से मुलाकात कर बड़ा संदेश दिया। इस वजह से मायावती टेंशन में आ गई, कह रहा हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दलित वोटर करीब 21% है। बहुजन समाज पार्टी के कोर वोटर रहे हैं, और इस वजह से पिछले 3 चुनावों में बीएसपी का यह वोट घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और बीजेपी मायावती के इसी वोट बैंक को साधने में जुट गई है। इसके लिए यूपी में बीजेपी ने तैयारी भी कर ली है, और मीरा से मुलाकात कर इसी को जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन मायावती इसके बाद टेंशन में आ गई हैं। अब आपने देख लिया, प्रधानमंत्री जब पहुंचे मीरा से भी बातचीत की। मीरा ने क्या कहा मुलाकात के बाद, ये आपको सुनवाते हैं। जी वो आए, बैठे हैं, पहले मेरे बच्चे लोग से पूछे हैं, मैंने उनका हाथ जोड़ा, अच्छे से स्वागत किया मैंने उनको। फिर बोले क्या क्या लाभ मिला, मैंने कहा आवास का घर हमें मिला है, और गैस मिल गया, पानी भी मिल रहा है फ्री, और क्या कहते हैं बहुत खुशी हो रही है। कल से हम गैस पे बना रहे थे, पहले भट्टी पे बनाते थे, बहुत खुशी हो रही है कि हाँ। तो बोले क्या बनाई हो, मैंने कहा दाल चावल बनाया, सब्जी बनाई है। तो बोले कि और कुछ, तो मैंने कहा कि चाय बनाई हूँ। तो बोले पिलाओ, ठंडी में चाय तो पिलाना चाहिए ना। तो मैंने उनको चाय पिलाई अपने हाथ से। बोले बहुत मीठी चाय है। मैंने कहा कि मेरे हाथ से मीठी बनती है। हाँ, तो देखा आपने, मीरा ने बात की है। इसी के साथ साथ बच्चों से भी प्रधानमंत्री ने बात की। बच्चों का क्या कहना है, ये भी आपको सुनवाता हूं। हमारे मोहल्ले में आए थे, और अचानक से सुबह हम लोगों को पता चला कि पीएम मोदी जी आ रहे हैं, और तो फिर हम लोगों ने रास्ते में खड़े थे, और मेरा भाई राम मंदिर का मॉडल पेंटिंग किया था, तो वो आया, हम बोले कि बाबू यहीं खड़े रहना, अभी प्रधानमंत्री जी से हम लोग ये पेंटिंग मोदी जी को ऐसे दिखाई थी। हाँ दिखाए, तो उन्होंने कहा वाह बहुत अच्छी पेंटिंग है बेटा, यहाँ आओ। बुलाया तो उनके गार्ड्स मना कर रहे थे, रस्सी के बाहर रहने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो रस्सी के बाहर अंदर आया, और तो फिर उन्होंने एक ऑटोग्राफ दिया। अच्छा, उन्होंने खुद से आपको बुला लिया? हाँ बुला लिया। सेल्फी भी खींची आपने? हाँ मैंने सेल्फी खींची है। तो कैसा लग रहा है पीएम से मिलके आपने? प्रधानमंत्री बहुत बड़ी खुशी हो रही है। हमारे मोहल्ले में आए, हमसे मिले पर्सनली, और ऊपर से हमको सेल्फी दी, बहुत अच्छा लग रहा है। जब उनके गार्ड्स रोक रहे थे उसके बाद भी हाँ उनके गार्ड्स रोक रहे थे, कह रहे थे सेल्फी नहीं लेना है, सेल्फी नहीं लेना है, फिर भी उन्होंने मतलब कहा बिटिया है सेल्फी ले लेने दीजिए। आपने ये पेंटिंग बनाई, प्रधानमंत्री को दिखाई? हाँ हाँ। अच्छा, क्या बोले? कहे कि कितना टाइम लगा था पेंटिंग बनाने में, तो मैंने बताया कि 3 घंटे लगे थे, और कह रहे थे बहुत बढ़िया है, ऐसे ही करते रहना। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने आपको बेस्ट विशेस भी दी? हाँ। देखा आपने, निषाद परिवार के बच्चों से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, लेकिन आज जनता को बड़ी सौगात दी है। आप देखिए, आज अयोध्या में रेलवे स्टेशन की सौगात मिल गई है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जनता को समर्पित कर दिया है। अगली तस्वीर दिखाइए, जब ट्रेन वहां पर पहुंची, कई सारी ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। वंदे भारत, अमृत भारत ट्रेन, ये आप देखिए, प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया है और जनता को समर्पित कर दिया है। लेकिन आज अयोध्या को क्या खास मिला है, कौन सी बड़ी ट्रेन यहां पर रुकेंगी और क्या खास है इस स्टेशन में, आइए दिखाता हूं आपको। ये आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक साथ 6 वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया है। दर्शकों, जो आप देख रहे हैं, एक साथ ये ट्रेन लॉन्च की गई है, और अयोध्या में विकास की रफ्तार तेज हो गई है, क्योंकि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से 8 ट्रेनों को आज हरी झंडी दिखाई गई है। मोदी ने एक साथ 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। और क्या खास रहा, अयोध्या आनंद विहार वंदे भारत ये पहली ट्रेन है, नई दिल्ली वैष्णो देवी वंदे भारत ये दूसरी ट्रेन है, मैंगलोर मनगांव वंदे भारत
ये तीसरी ट्रेन है और इसके साथ अमृतसर नई दिल्ली वंदे भारत को भी हरी झंडी दिखाई है। जालना और मुंबई वंदे भारत ट्रेन को भी प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई और कोयंबटूर बेंगलुरु वंदे भारत भी इसमें शामिल है, यानी पूरे भारत को जोड़ दिया है। 2 अमृत भारत ट्रेन को भी हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई है। देश के कई शहरों से लोग अयोध्या आएंगे, सुगम हो जाएगा और लोगों का सफर बेहतर होगा और कम समय में होगा, इसलिए यह सौगात दी गई है। और बड़ी और अहम बात क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान ट्रेन के अंदर भी गए, कुछ बच्चे प्रधानमंत्री को मिले, उनसे बातचीत की, क्या हुआ उस दौरान दिखाता हूं आपको। श्री रामचंद्र जी का रामलला जी का भव्य मंदिर बन रहा है, उसकी तैयारी में रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का आना, इस तरीके से बनाना, मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय श्री राम। राम जन्मभूमि के पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हो गया, पब्लिक आराम से आएगी, दूर दूर से सबको आने में सुविधा होगी, ढेर सारी ट्रेनें, एयरपोर्ट, बहुत बड़ा काम मोदी जी ने किया है देश के लिए। हम लोगों ने कभी कल्पना नहीं किया था कि इतना भव्य, इतना दिव्य रेलवे स्टेशन हम लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं जो इसे अपनी आंखों से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। एक और बोलिए जय श्री राम। वंदे भारत दिया है और ये ट्रेनें इतनी सुविधाएं दे रही हैं, जहां हम लोग देर से पहुंचते थे आसानी से पहुंच सकेंगे, टाइम बचेगा, मॉर्निंग जाके शाम को आना है, लखनऊ करना है, जिसको भी मतलब इतना हाईटेक बना दिया है मोदी ने, जिसके लिए मोदी को बहुत बहुत बधाई है। बहुत ही अच्छा यहाँ पे उद्घाटन किया है मोदी जी ने और सनातन धर्म की महिमा बढ़ा दी है और जय जय मेरी तरफ से, जय जय श्री राम, भारत माता की जय हो। गर्व की बात तो बहुत बड़ी बात है कि कम से कम राम मंदिर बन रहा है, रेलवे स्टेशन का विकास हुआ, रोड का भी विकास हो रहा है। तो कुछ बच्चे, कुछ पुरुष और कुछ महिलाओं ने इस कदम का स्वागत किया है, लेकिन यह तो बात रही स्टेशन की। आज एयरपोर्ट का भी इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने। आप देख रहे हैं ये वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उद्घाटन किया। अब आपको एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसके साथ साथ आज पहली फ्लाइट पहुंच गई अयोध्या। दिखाइए जरा तस्वीर, ये आप देखिए, ये फ्लाइट के कैप्टन है और अनाउंसमेंट कर रहे हैं। सुनवाता हूं आपको क्या कह रहे हैं, फुल फ्रेम लीजिए। इस महत्वपूर्ण फ्लाइट की कमांड मुझे दी गई है और मेरे साथ मेरे सहयोगी कप्तान निखिल बख्शी और आपकी केबिन की इंचार्ज स्टेप फॉरवर्ड ये बड़ा ही गर्व का विषय है हमारे संस्थान के लिए, इंडिगो, और हम लोगों के लिए जो इस विमान के कर्मी दल हैं। उम्मीद करते हैं आपकी यात्रा हमारे साथ सुखद और मंगलमय होगी। अपने 35,000 फुट की जगह पर चढ़ेंगे और उच्च ऊंचाइयों पर स्थापित होने के बाद हम आपके पास पुनः आएंगे और आपको वहाँ से मौसम संबंधी जानकारी और उड़ान संबंधी जानकारी से अवगत कराएंगे। तब तक आपसे अनुरोध है कि अपने स्थान पर बने रहें और यात्रा का आनंद लें। जय श्री राम। जय श्री राम। तो आपने देखा जय श्री राम का उद्घोष हुआ फ्लाइट में, लेकिन आप देखिए हाथों में झंडा लिए, भगवा पहने कई सारे यात्री अयोध्या पहुंचे। और ये भी आपको दिखाऊंगा कि अयोध्या पहुंचकर कई यात्री उत्साहित थे, तो कई यात्रियों ने अयोध्या की भूमि को प्रणाम भी किया है और अयोध्या पहुंचते ही उन्होंने जय श्री राम का उद्घोष भी किया है। लेकिन आज महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से उड़ान भरी है, इसकी क्या मायने ये जरा आपको समझा देता हूं। ये आप देखिए, इसी तरह का ये एयरपोर्ट बना है और प्रधानमंत्री ने देश को बड़ा तोहफा दिया है। दर्शकों, आज से अयोध्या में एयरपोर्ट का भी शुभारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज खुद इसका उद्घाटन किया है। खास बात क्या है, इस एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। अब इसे महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जाना जाएगा। पहले इसका नाम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया था, लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद देश भर में इसका स्वागत भी किया जा रहा है। अनुसूचित जाति के लोगों में जबरदस्त उत्साह है और खुशी है। दर्शकों, महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचनाकार थे। उन्होंने इसकी रचना की, जिसे हम वाल्मीकि रामायण के नाम से जानते हैं। और अयोध्या का एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। अब खास बातें जान लीजिए, केंद्र ने इस एयरपोर्ट को बनवाया है। इसके साथ साथ योगी सरकार ने योजना को जमीन पर उतारने का काम किया है। एयरपोर्ट को 821 एकड़ में बनाया जा रहा है। 2 चरणों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पहला चरण 20 महीने में बनकर तैयार हुआ है, जो आप देख रहे हैं, और पहले चरण में 1450 करोड़ का खर्चा अब तक आया है। हवाई अड्डे का टर्मिनल भवन 6500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। पीक आवर्स में 600 यात्रियों को सेवा देने में यह सक्षम है।
सालाना 10 लाख यात्री इसका फायदा उठा सकते हैं और पीक आवर्स में क्षमता 4000 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। सोचिए आप, 4000 तक, तब सालाना 60 लाख लोग इसका फायदा उठा सकेंगे। 2200 वर्ग मीटर लंबा, 2200 मीटर लंबा माफ कीजिएगा, और 45 मीटर चौड़ा रनवे बनाया गया है जो आप देख रहे हैं, जो पहले एयरबस A320 और ATR 72 को संभाल सकता है। बम्बार्डियर प्राइवेट जेट की लैंडिंग और टेक ऑफ भी यहां से की जा सकती है, इसमें भी सक्षम है। एयरपोर्ट का फ्रंट श्री राम मंदिर के वास्तुकला को दर्शाता है, जो आप देख रहे हैं, ये ठीक मेरे नीचे, और अंदर के हिस्से में श्री राम के जीवन को दर्शाया गया, जो हमने आपको दिखाया। स्थानीय कला चित्र और भित्ति चित्र यानी वॉल पेंटिंग्स का भी इसके लिए सहारा लिया गया है। हवाई अड्डे की मुख्य इमारत में 7 स्तंभ बनाए गए हैं दर्शकों, जो रामायण के महत्वपूर्ण प्रसंगों को दर्शाने का काम करते हैं। मतलब पूरी तरह राममय है अयोध्या का यह हवाई अड्डा जो आप देख रहे हैं, और आज इसे जनता को समर्पित कर दिया गया है। अब आपको सुनवाता हूं जो अयोध्या में पहली बार फ्लाइट से पहुंचे हैं, उन यात्रियों का क्या कहना है, श्रद्धालुओं का क्या कहना है, सुनिए जरा। सब लोग जो है सिर्फ जय श्री राम के नारे और हनुमान जी का जो है वो नाम का जाप कर रहे थे, तो पूरी फ्लाइट में बस हमें यही एक अनुभव होता रहा कि लग रहा था कि हम राम नगरी में राम जी के पास जो है ना वो पधार रहे हैं। सारे लोग जो भी आ रहे हैं, आप उनके चेहरे पे एक अलग चमक देख सकते हैं, जय श्री राम वाली, कि हम अयोध्या नगरी में आ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा रहा, बेस्ट फ्लाइट। 15 साल पहले मेरी शादी हुई थी और मैं हनीमून से आई थी, तब भी इतनी खुश नहीं थी जितना आज थी कि राम जी की नगरी में आने के बाद वो जो एक्साइटमेंट लेवल था कि जो मिला है आज आके, वो कहीं नहीं मिल सकता। नारे, जय श्री राम, हनुमान चालीसा का पाठ जो फ्लाइट में हुआ है, एक भाव ही अलग था। जब टेक ऑफ करी फ्लाइट और जब लैंड करी, वो एक भाव अलग था। मैं तो एक तो जय श्री राम और एक और बार मोदी सरकार। आज हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, और ये सब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से हुआ है। मोदी जी है तो मुमकिन है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतने अच्छे कार्य भारत में हो रहे हैं कि भारत अब राम राज्य की तरफ बढ़ रहा है, और अयोध्या की पवित्र भूमि पर पहली फ्लाइट से उतरना हमारे लिए गौरव की बात। तो देखा आपने, लोग कह रहे हैं कि ये होता रहना चाहिए, हर शहर में ऐसा होना चाहिए। और अयोध्या आज प्रधानमंत्री के दौरे के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, आगे बताऊं उससे पहले आप देखिए लता चौक पर प्रधानमंत्री पहुंचे। यह अयोध्या का व्यस्ततम चौराहा है जहां पर वीणा बनाया गया और प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे। इसके पहले रोड शो की अगली तस्वीर दिखाइए जरा, यह आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया, जनता का अभिवादन किया, बड़ी संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए अयोध्या में पहुंचे हुए थे। लेकिन आज सियासत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत अहम और बड़ा संदेश दिया है। यह संदेश क्या है, कैसा यह संदेश है, इसके मायने क्या है, आइए आपको बताता हूं। यह आप देखिए, अयोध्या में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, लेकिन आज वहां से क्या संदेश दिया, बड़े राज्य और मजबूत सियासत, दिखाइए जरा। यहां से उन्होंने संदेश दिया है पश्चिम बंगाल, सुभाष चंद्र बोस का जिक्र किया गया, और महाराष्ट्र यानी लता चौक पर पहुंचे तो महाराष्ट्र में भी संदेश दिया है, और फिर बिहार। ये 3 बड़े राज्य हैं दर्शकों जहां पर लोकसभा की सीट बहुत बड़ी संख्या में, इसलिए कहा जा रहा है कि बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। लेकिन इसके पीछे के मायने क्या हैं और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें जो छिपा हुआ संदेश है उसके किस तरह से सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, आइए आपको समझाता हूं। यह आप देखिए, बीजेपी के लिए 2024 का चुनाव बेहद अहम है, और ये 3 राज्य 2024 चुनाव की दिशा करेंगे, पश्चिम बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र, क्योंकि ये तीनों बड़े राज्य हैं। मोदी ने अयोध्या से तीनों राज्यों को संदेश पहुंचा दिया है। पहला, बंगाल। अयोध्या में पीएम ने सुभाष चंद्र बोस का जिक्र किया है, उन्हें याद किया, कहा नेताजी ने आज ही के दिन जेल में झंडा फहराया था। कब? 30 दिसंबर 1943 को अंडमान की जेल में झंडा फहराया था, और सरकार उनके विकसित आजाद भारत के संकल्प को पूरा कर रही है। प्रधानमंत्री ने अपने इस बयान से बंगाल को साधने की कोशिश की है दर्शकों, क्योंकि यूपी और महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा सीटें बंगाल में ही हैं, और बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। बीजेपी के पास इस समय 18 हैं, लेकिन बीजेपी ने टारगेट 35 का रखा है, और इसके लिए लगातार अमित शाह इसके पहले ऐलान भी कर चुके हैं और दौरे भी कर रहे हैं। अब आ जाइए दूसरे राज्य पर, महाराष्ट्र।
पीएम ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर को भी आज याद किया। लता मंगेशकर चौक पर पहुंचकर लता दीदी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। योगी सरकार ने इस चौक का नाम लता मंगेशकर जी के नाम पर रखा है, जहां उनकी याद में वीणा की आकृति लगाई गई है। दर्शकों, मोदी ने यहां पहुंचकर वीणा के साथ सेल्फी ली, जो हमने आपको दिखाया, जो सीधे सीधे महाराष्ट्र को संदेश था। महाराष्ट्र में कुल लोकसभा की 48 सीटें हैं और एनडीए ने यहां पर 41 सीटें जीती थी, सोचिए। लेकिन इनमें बीजेपी के पास 23 सीटें जीती गई थी और तब शिवसेना और बीजेपी एक साथ थे, यानी गठबंधन में थे। अब शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी महाअघाड़ी एक साथ आ गए। हालांकि शिवसेना और एनसीपी दोनों टूट चुकी हैं, दो फाड़ हो चुकी हैं। शिंदे गुट और अजित पवार गुट बीजेपी के साथ है। उधर बावजूद इसके मोदी कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, इसलिए आज संदेश दिया। अब तीसरा आ जाइए, बिहार को अमृत भारत का तोहफा दिया। प्रधानमंत्री ने अयोध्या से बिहार को भी याद किया है। कहा बिहार के लोग आसानी से अयोध्या आ सकते हैं और बिहार को अमृत भारत ट्रेन की बेहतर सुविधा दी गई है। बिहार के लोग अब आसानी से श्री राम के दर्शन कर सकेंगे। दरअसल बिहार को माता सीता की जन्मभूमि माना जाता है दर्शक, और लोकसभा सीटों के हिसाब से बिहार तीसरा बड़ा राज्य है। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। एनडीए ने यहां महागठबंधन को चुनौती दी है। नीतीश एनडीए छोड़कर महागठबंधन में जा चुके हैं। सीटों का समीकरण समझ लीजिए, 2019 में एनडीए को यहां से 39 सीटें मिली थी, 39। ओपिनियन पोल जो अभी कई सारे हैं, उसमें बीजेपी 28 सीटें जीत रही है, लेकिन बीजेपी 11 सीटों का नुकसान होता देख नहीं सकती है। इसलिए नरेंद्र मोदी इसी नुकसान की भरपाई में लग गए हैं और आज यहां से कई संदेश दिया गया है। अब आपको सुनवाता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अलग अलग लोग भी पहुंचे थे, क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए सर। निश्चित तौर पर मोदी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है, सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, अयोध्या के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा काम हमारे समझ से कोई कर ही नहीं सकता। और तो लगता है कि जो है राम के अवतार के रूप में ही जन्म लिए हैं। मोदी जी की 2024 में पूर्णतः बहुमत से जीत होगी। मोदी जी की 400 सीटें आने वाली हैं लोकसभा 2024 में। अपनी जान कुर्बान है मोदी और योगी जी के। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। एक वोट देने का अधिकार है, अगर फ्री होता तो भर भर के वोट देते। जो राम को लाए हैं उन्हें भारत में पुनः लाएंगे। एक वोट नहीं, पूरे भारत का वोट जो है राम के नाम होगा। तो ये सुना आपने लोगों को। अब आपको तस्वीर दिखाने वाला हूं। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि में मुख्य पक्षकार ये थे बाबरी मस्जिद के इकबाल अंसारी, आज पहुंचे और प्रधानमंत्री का स्वागत किया। फूल फेंके, आप देखिए जरा, यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है और स्वागत के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है यह भी आपको सुनवाता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अयोध्या स्वयं आए हुए हैं। ये जो है उनका जो है स्वागत करना ये हमारा फर्ज है। हमारे देश के प्रधानमंत्री है, अयोध्या धर्म की नगरी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों ने उनका स्वागत किया। हमारे पूरे मोहल्ले के लोग थे और पुष्प वर्षा कर रहे थे, पुरोहित समाज था और हमारे तरफ से हिंदू मुसलमान की तरफ से सारे लोग एक साथ मौजूद रहे। अयोध्या में बहुत बड़ी सौगात लेके आए थे। अयोध्या में रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, सड़कें हैं और कुंड है और अयोध्या के जो है का विकास जो हुआ है कि जितने भी घर गिरे पड़े हुए थे वो भी उस सरकार ने उसको बनवाया हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी का एक रोल रहा, सबसे अच्छा रहा, इसलिए हम भी जो है खुश थे और खुश होने के नाते आज उनका हमने स्वागत किया। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास कार्यों का आज जिक्र भी किया है, दूसरी तरफ सबका साथ सबका विकास की बात की है। देखिए आप, प्रधानमंत्री मुस्लिमों के साथ भी हैं और इकबाल अंसारी ने भी यही बात की। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे बीजेपी ने खास रणनीति तैयार की है। दर्शकों, वो क्या है वो आपको बता देता हूं। मुस्लिम वोटर्स को लेकर यूपी बीजेपी का अभियान 2024 को लेकर शुरू हो चुका है और प्लान तैयार हो गया। दर्शकों, शुक्रिया मोदी भाईजान, इस कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। यूपी की 80 सीटों पर अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यक्रम करवाए जाएंगे। बड़ी बात क्या, लखनऊ में चर्चा के बाद कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली गई और कार्यक्रम को लेकर बीजेपी ने नया नारा दिया है। क्या नारा है? ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। दूसरा नारा है शुक्रिया मोदी भाईजान। ये नारे दिए गए क्योंकि लोकसभा सीटों पर
1000 मुस्लिम महिलाओं के साथ कार्यक्रम करने की भी तैयारी है। इस कार्यक्रम में क्या होगा? स्नेह संवाद के जरिए मुस्लिम महिलाओं को जोड़ा जाएगा और सेक्टर से लेकर बूथ स्तर तक पार्टी ये कार्यक्रम चलाने जा रही है। यानी शहर शहर, गांव गांव तक संदेश पहुंचाया जाएगा। और बीजेपी पसमानदा मुसलमानों को पार्टी से जोड़ रही है। पसमानदा मुसलमान ज्यादातर आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और इनको मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हैदराबाद का जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि यहां कार्यकारिणी में मोदी ने जिक्र किया था। दर्शकों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई जिले हैं, यहां मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में है और इन सीटों पर जीत हासिल करने के लिए मुस्लिम वोटर्स जरूरी माने जाते हैं। बीजेपी ने इसके लिए दानिश अंसारी को मंत्री भी बनाया है और एक संदेश दिया है। दानिश अंसारी पसमानदा समाज से आते हैं और निकाय चुनाव में भी बीजेपी ने 395 मुसलमानों को टिकट दिया। इसमें 61 प्रत्याशियों को जीत मिली है। खास बात क्या है? 2022 विधानसभा चुनाव में 35 मुस्लिम विधायक जीते हैं और 35 मुस्लिम विधायकों को अगर देखा जाए तो 30 पसमानदा से आते हैं। 2017 का भी एक आंकड़ा है जहां चुनाव में 8% पसमानदा ने बीजेपी को वोट दिया था और बीजेपी अब इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। अब आपको सुनवाते हैं बासित अली इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, जो अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष हैं। ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। शुक्रिया मोदी भाईजान। इसी को ध्यान में रखते हुए जो मुस्लिम बहनों को, महिलाओं को लाभ मिले हैं, उनको आयुष्मान भारत का लाभ मिला है, उनको छत मिली है, उनको राशन मिला है, जो तमाम तरह की स्कीम्स के अंदर बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाओं को सम्मान मिला है, चाहे दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश की बात हो, तमाम ऐसी स्कीम्स हैं। चाहे मैं शौचालय से लेकर के राशन और सुरक्षा से लेकर के जब उनकी 370 की बात करूं या 3 तलाक की बात करूं, सब में मुस्लिम महिलाओं को बढ़ चढ़ के मोदी जी ने मान सम्मान दिया है, भाई वाला प्यार दिया है, भाई वाली सुरक्षा दी है। तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम महिलाओं के जरिए बड़ी तादाद में जिले भर के अंदर, हर जिले के अंदर एक सम्मेलन होगा जिसमें शुक्रिया मोदी भाईजान, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है, जिससे अपनत्व की भावना पैदा होगी। तो ये तस्वीर आपने देखी, वहीं मुस्लिम महिलाओं की आज एक तस्वीर सामने आई है दर्शकों भोपाल से। ये भी आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए आप, राम मंदिर का मॉडल खरीद रही हैं मुस्लिम महिलाएं और बड़ी संख्या में पहुंची हुई हैं। यहां पर राम मंदिर के तमाम मॉडल रखे हुए हैं और मुस्लिम महिलाओं ने इन्हें खरीदा है। इस दौरान हमारे सहयोगी सत्य विजय वहां पर पहुंचे, मुस्लिम महिलाओं से उन्होंने बातचीत भी की है, वो भी आपको सुनवाता हूं। मुस्लिम वर्ग की महिलाएं भी यहाँ पर आकर रुकी हैं और वो राम मंदिर को देख भी रही हैं और उनका मन भी वो बना रहे हैं कि वो इसकी जो छोटा सा एक मॉडल है इसको खरीदे भी। मैडम, आप क्यों यहाँ रुके और क्या देख रहे हैं आप? खूबसूरत है इसलिए मैं देख रही हूँ। ये बहुत बारीकी से बना है, बहुत खूबसूरत, सुंदर है बहुत। और 22 जनवरी को भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है, क्या कहेंगी? होना चाहिए, सब अपनी जगह है सही। आप खरीदने का मन बना रहे हैं इसको? जी, खरीदने का तो था मेरा मन, लेकिन अभी नहीं खरीद रही हूँ, बाद में खरीदूंगी फिर। लेकिन यहाँ पर हिंदू मुस्लिम इस तरह की बातें होती हैं, गुटबाजी की बात होती है, वहीं आप मुस्लिम वर्ग से हैं लेकिन आपको मंदिर अच्छा लग रहा है, आप तारीफ कर रहे हो, मन में भी आपके आया कि आप इसे खरीदें? जी हाँ, दिल में तो थी मेरे खरीदूं, लेकिन बाद में खरीदूंगी मैं। अच्छा, बहुत खूबसूरत है, सुंदर है। और कोई मैसेज देना चाहेंगे 22 जनवरी को लेकर? नहीं मैडम, आप बताइए, आप भी इनके साथ आए, यहाँ पर राम मंदिर की जो आकृतियाँ हैं वो आप देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत बनाई हैं जिसने भी बनाई है। और देखिए, सबका मज़हब है अपना अपना, सबको अपना अपना मज़हब मानना चाहिए। लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा, बस सब मिल के रहें, यही चाहते हैं बस। और ऐसा नहीं है जो ऐसे होते हैं पढ़े लिखे नहीं होते वही लड़ाई झगड़े करते हैं, जो समझदार होते हैं वो सबको मानते हैं, सब धर्म को मानते हैं, सब धर्म अच्छे होते हैं। कोई धर्म ये नहीं कहता चोरी करो, लड़ाई झगड़े करो, कहता है। मन में इच्छा है कि 22 जनवरी को अगर आप लोगों को बुलाया है 22 जनवरी को तो आप जाएंगे? हाँ, देखेंगे, जाएंगे, कोशिश करेंगे अगर जाने को मिले। तो देखा आपने, सुना मुस्लिम महिलाओं को। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज एक बड़ी खबर आपको बताने वाला हूं। राजस्थान में कैबिनेट का विस्तार हो गया है, लेकिन 25 मंत्री 25 सीट पर नजर बनाएंगे। दिखाइए जरा, ये देखिए आप, भजन लाल मुख्यमंत्री हैं और उनके साथ 2 डिप्टी सीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मिले, देर जरूर हुई है लेकिन विस्तार हो गया। दिखाइए जरा, आज मिले, राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की और अपनी कैबिनेट विस्तार को लेकर तैयार दिखे, लेकिन आगे बड़े कैबिनेट बनाए गए हैं। आज बड़ी कैबिनेट बनी है। दिखाइए जरा तस्वीर, ये आप देखिए, सारे कैबिनेट मंत्री यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। फोटो सेशन हुआ है
लेकिन यहां पर समीकरण भी साधे गए हैं और इस समीकरण से आने वाले लोकसभा चुनावों की 25 सीटों पर 25 मंत्रियों की नजर रहेगी। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की खबर। मैं सुरेंद्र पाल सिंह टीटी। मोदी के फैसले ने फिर सबको चौंका दिया है। 18 दिन पहले भजनलाल को राजस्थान के सीएम की कुर्सी सौंपी थी और अब कैबिनेट का विस्तार हुआ तो उसमें राजस्थान के समीकरण के साथ 24 के रण की झलक भी साफ नजर आ रही है। राजस्थान के अंदर 25 में से 25 सीटें हम जीतेंगे और कारण उसका यह है कि मोदी जी की गारंटी आज घर घर तक पहुंच गई है। हर मन को उनके अंदर विश्वास है। ये इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है कि हम 25 में से 25 सीटें जीतेंगे। भजनलाल के मंत्रिमंडल के जरिए बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चला है। नई कैबिनेट में वसुंधरा राजे के करीबी भी हैं और उनके विरोधी भी। इसमें कई पूर्व सांसद भी हैं और साथ ही आदिवासी और महिला विधायक भी। लेकिन देश में ऐसा पहली बार हुआ है, चुनाव लड़ने से पहले किसी उम्मीदवार को मंत्री बना दिया गया है। तो देखा आपने, कैबिनेट पूरी तैयार है और इस कैबिनेट को एक अलग और बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा रही है। लेकिन आज कैबिनेट में कौन कौन शामिल किए गए हैं, कितनी बड़ी कैबिनेट है, आइए आपको दिखाता हूं। ये देखिए आप, पूरी कैबिनेट है ये मुख्यमंत्री भजनलाल की। राजस्थान में भजनलाल मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, दर्शकों देख रहे हैं आप। और आज जयपुर राजभवन में 22 मंत्री और शपथ लेने के लिए पहुंचे, जिसमें 12 कैबिनेट मंत्री हैं, 5 राज्य मंत्री हैं और 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले हैं। सीएम और 2 डिप्टी सीएम को मिला लें तो इनकी कुल संख्या हो जाती है 25। और दिलचस्प बात यह है कि राजस्थान में 25 ही लोकसभा की सीटें हैं और मंत्रियों की नजर मंत्रालय के साथ 2024 के चुनाव को जिताने पर भी है। मतलब 25 मंत्री राजस्थान की 25 सीट जिताने की जिम्मेदारी संभालेंगे। नए मंत्रिमंडल में भविष्य यानी 2024 का प्लान साफ दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने अपने मंत्रिमंडल में 11 युवा विधायकों पर भी खास फोकस किया है। 6 युवा विधायक कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं और 6 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। मतलब भजन की कैबिनेट में 50% युवाओं को मौका मिला है। इतना ही नहीं, पार्टी के 17 चेहरे ऐसे हैं जो पहली बार मंत्री बने। देखिए आप, बीजेपी ने संदेश दे दिया है पार्टी कार्यकर्ताओं को कि आपको भी मौका मिलेगा। युवाओं के साथ कैबिनेट में अनुभव को भी तरजीह दी गई है, जगह दी गई है। सांसद से विधायक बने किरोड़ी लाल मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मंत्री बनाए गए, दिख रहे हैं आपको आगे खड़े हुए। और बीजेपी कैबिनेट के जरिए 2024 की तैयारियों में भी जुट गई है। जातीय समीकरण और महिलाओं की भागीदारी पर भी बीजेपी का खास ध्यान है। मंत्रिमंडल में 4 जाट, 3 राजपूत और 2 ब्राह्मणों को मौका दिया गया है। वहीं कैबिनेट में एससी से 3 और एसटी से 2 विधायक मंत्री बनाए गए। पूरा समीकरण साधा गया है। कहा यह जा रहा है कि इसी वजह से मंत्रिमंडल विस्तार में देरी भी हुई है और चुनाव जीतने के 27 दिन बाद राजस्थान में कैबिनेट का विस्तार हुआ है। यह आपने देख लिया। लेकिन अब आपको दिखाता हूं, जब समीकरण साधे गए, अलग अलग लोग प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। कुछ राजनीतिक प्रतिक्रिया आई हैं, वो आपको सुनवाता हूं। राजस्थान के अंदर 25 में से 25 सीटें हम जीतेंगे। ये इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है कि हम 25 में से 25 सीटें जीतेंगे। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के आप बिल्कुल विश्लेषण मत करिए। 25 की 2500 सीट भारतीय जनता पार्टी की आएंगी और 26 बना दे तो 26 भी कर देंगे। लेकिन अभी 25 है अपन 25 सीटें 25 बीजेपी की आएंगी। अलवर शहर में पहली बार जब से लोकतंत्र आया है, अलवर शहर में पहली बार मंत्री पद गया है। देखिए, मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और आने वाले समय में मुझे पूरी आशा है कि और मंत्री पद हमारे जिले को मिलेंगे। अभी मात्र कुछ दिन ही हुए हैं कि जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। पूरा प्रेम, स्नेह, सहयोग, आशीर्वाद, समर्थन सब कुछ देकर के भारतीय जनता पार्टी का सरकार अभी बनी है और उसी दिशा के अंदर मात्र 3 महीने के अंदर ही ये लोकसभा के चुनाव आ रहे और 25 की 25 सीटें मोदी जी के नेतृत्व में। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो प्रयासरत है उन्हें हम आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। महिला अपराधों को हम जो है जिस मुद्दे को लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं उन्हें हम दूर करने का पूरा हमारा प्रयास रहेगा। अब देखिए, पूरे समीकरण साधे गए, लेकिन आज मंत्रिमंडल में बड़े चेहरे भी दिखाई दिए। ये आप देखिए, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं इसमें किरोड़ी लाल मीणा है और इसमें गजेंद्र खीवसर भी हैं। लेकिन कई बड़े ऐसे चेहरे थे जिन्हें मौका नहीं मिला। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए, वसुंधरा राजे सिंधिया
पूर्व में मुख्यमंत्री नहीं, बालकनाथ जो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में थे, ये भी मंत्रिमंडल से बाहर रहे, यानी इन्हें मौका नहीं दिया गया है। अब कौन कौन से मंत्री बने हैं, उनकी क्या खास बातें, ये आपको दिखा देता हूं। ये आप देखिए जरा। सबसे पहले किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा सांसद सवाई माधोपुर से लड़े और जीते। 5 साल तक गहलोत सरकार को खूब छकाया है। प्रदर्शन देखे होंगे आपने, पेपर लीक से लेकर हर मुद्दे पर किरोड़ी लाल मीणा सड़क पर उतरे और एसटी समुदाय से आते हैं, मुखर चेहरे हैं और राजस्थान में कई मुद्दों को लेकर अपनी बात रखते आए हैं। 5 बार के विधायक हैं, 3 बार के सांसद किरोड़ी लाल मीणा मंत्रिमंडल में जगह पाई। 72 साल के किरोड़ी लाल मीणा वसुंधरा के विरोधी माने जाते हैं, लेकिन भजनलाल ने पूरी कोशिश की है साधने की, इसलिए अगले मंत्री देखिए आप, गजेंद्र सिंह खीवसर वसुंधरा राजे के ये बेहद करीबी हैं, यानी समीकरण साधे गए। वसुंधरा की दोनों सरकार में मंत्री रहे हैं और खीवसर 4थी बार विधायक बने। दर्शकों, सौम्य राजपूत चेहरे के तौर पर भी इनकी पहचान रही है। मारवाड़ और वसुंधरा को साधने की कोशिश इसे माना जा रहा है। अगले मंत्री ये देखिए आप, मोदी सरकार में भी मंत्री रहे राज्यवर्धन सिंह राठौड़, और बड़ी और खास बात क्या, 2 बार सांसद और पहली बार विधायक बने, इन्हें मंत्री बनाया गया। कैबिनेट मंत्री बनाकर 2 संदेश दिए गए। क्या है? पहला, पूर्व फौजी अफसर और खिलाड़ी को मंत्री बनाया है, साफ छवि है। दूसरा, ये राजपूत वर्ग से आते हैं और इसीलिए इनके चेहरे को अहमियत दी गई है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जयपुर से कैबिनेट में शामिल 4थे चेहरे हैं। बाबूलाल खराड़ी ये झाड़ौल से विधायक रहे और खास बात क्या, कच्चे घर में रहते हैं। दर्शकों, आदिवासी इलाके में ग्रास रूट पर काम करने के लिए जाना जाता है और पिछली बार राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ विधायक भी रहे। देख लीजिए आप चेहरा इनका, और इसीलिए इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, क्योंकि आदिवासी इलाके से आते हैं और लोगों को अहम संदेश दिया गया है। आम आदमी को मंत्री पद की जिम्मेदारी मिलना लोगों को खास संदेश है। मदन दिलावर बीजेपी के मुख्य दलित और हिंदूवादी चेहरा है। दर्शकों, अनुभवी हैं, 6ठी बार विधायक बने, अनुभव रहा है इनका अच्छा, क्योंकि शेखावत और वसुंधरा सरकार में भी ये मंत्री रह चुके हैं और आरएसएस के भी करीबी माने जाते हैं मदन। बड़ी और अहम बात यही है, इसलिए जगह मिली है। अब महिला चेहरा मंजू वाघमार, दिया कुमारी के बाद कैबिनेट में ये दूसरी महिला जिन्हें शामिल किया गया है। मंजू वाघमार जायल से दूसरी बार विधायक बनी है और मंजू वाघमार राज्य मंत्री बनाई गई हैं। दर्शकों, यानी महिला भी हैं और दूसरी महिला शामिल की गई है। ये पूरी की पूरी कैबिनेट का विस्तार बहुत कुछ कहता है। अब आपको सुनवाता हूं मैं किरोड़ी लाल मीणा और सीपी जोशी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। 2014 में 282 सीट, 19 में 303 सीट, अब 2024 में 400 पार होगी, क्योंकि मोदी जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है, असंभव को भी संभव किया है। उप मुख्यमंत्री में हमारे आदरणीय दिया कुमारी जी हो, मंजू जी हो, सभी का, हर वर्ग और युवाओं का सबका सम्मिश्रण है, हर क्षेत्र का सम्मिश्रण है, और मैं सोचता हूँ बहुत अच्छा मंत्रिमंडल का गठन आज हुआ है। भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस रखेंगे, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करेंगे, जवानों का जो भी पेपर हो वो पेपर लीक नहीं हो ये सुनिश्चित करेंगे, और महिला का मान सुरक्षित रहे, कानून की स्थिति बेहतर रहे। जो जिन कारण से सरकार विदा की है उन मुद्दों को हम प्रमुखता देंगे। और अब एक बड़ी खबर आपको बताता हूं बिहार से। बिहार में नीतीश कुमार परेशान हैं क्योंकि उनके पास वक्त नहीं बचा है। दर्शकों, तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए, दिल्ली में मीटिंग की, दिल्ली में बड़ी मीटिंग चल रही है, फेरबदल पार्टी के अंदर हो रहा है और अब खुद के पास पार्टी की अहम जिम्मेदारी आ गई है। लेकिन अगली तस्वीर दिखाइए, जो मुसीबत है, लल्लन सिंह, आप देखिए, लल्लन सिंह को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है, लेकिन इसके बाद नीतीश के पास जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए कह रहे हैं वक्त नहीं है नीतीश के पास। अगली तस्वीर दिखाइए, एक लेटर आया है आज लल्लन सिंह का, क्योंकि आरोप लग रहे थे कि वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने इस लेटर के जरिए, पत्र के जरिए सफाई दी है। लेकिन सवाल ये कि जब कुछ था ही नहीं तो सफाई की आखिर जरूरत क्यों आन पड़ी, रिपोर्ट में दिखाता हूं। लल्लन सिंह का हटना ये खेल की शुरुआत है। अब राजनीति संभावनाओं का खेल है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। नीतीश जी हो सकता है समर्थन दे दें। नीतीश कुमार जेडीयू के अध्यक्ष बन गए हैं,
लेकिन जेडीयू की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। ललन सिंह ने पत्र जारी कर सफाई दी है कि उनको हटाया नहीं गया है। उन्होंने नीतीश कुमार की सहमति से पद छोड़ा है। तेजस्वी को सीएम बनाने को लेकर मीटिंग को भी ललन ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। सियासी हलकों में सवाल यही है कि जब लल्लन ने कुछ किया ही नहीं तो उनको अध्यक्ष पद से हटाने की जरूरत क्यों पड़ी। बीजेपी के नेता कह रहे हैं ये तो खेल की शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ललन सिंह का हटना ये खेल की शुरुआत है, ये खेल का पटाक्षेप नहीं है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, थोड़ा इंतजार कीजिए। देखिए जदयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, नहीं महागठबंधन में, और नीतीश कुमार कोई पहली बार तो और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने हैं। सवाल यही है नीतीश कुमार के मन में आखिर चल क्या रहा है। क्या वो फिर पलटी मारेंगे या इंडिया अलायंस के साथ रहना पसंद करेंगे। बिहार के पूर्व सीएम और कभी नीतीश के करीबी रहे जीतन राम मांझी की माने तो नीतीश फिर एनडीए के साथ आ सकते हैं। अब राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं, इसके बारे में कुछ टेंजिबल नहीं कहा जा सकता, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। नीतीश जी हो सकता है समर्थन दे दें कि भाजपा के ही लोग मुख्यमंत्री बन जाएं या उनसे मिलजुल करके ही राजनीति करें, तो उससे स्थिति ये हो सकती है कि यहाँ सरकार चल सकती है कुछ दिन। तो देखा आपने, अध्यक्ष बनकर बीच मझधार में फंस गए नीतीश कुमार। समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या। अध्यक्ष तो बन गए दर्शकों, लेकिन आप सोचिए कि अध्यक्ष बनने के बाद क्यों कह रहे हैं नीतीश के पास समय कम है। आइए आपको दिखाता हूं, ये आप देखिए जरा। लल्लन सिंह और नीतीश कुमार बैठे हुए हैं और मुसीबत है तेजस्वी और लालू। नीतीश कुमार ने पार्टी की कमान संभाल ली है दर्शकों, और लल्लन सिंह चुनाव की दलील देकर इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या नीतीश कुमार फंस गए? क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं बताता हूं आपको। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत करना नीतीश कुमार की चुनौती है। और क्या नीतीश पार्टी को मजबूत करने के लिए खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो फिर पीएम पद की दावेदारी कैसे करेंगे? इसलिए हम कह रहे हैं फंस गए। इंडिया गठबंधन को लेकर नीतीश पहले से ही नाराज हैं और ये संयोजक भी नहीं बनाए गए और ना ही पीएम पद के उम्मीदवार बनाए गए। अब पार्टी के लोकसभा सांसदों को साथ रखना चुनौती है। वक्त कम है थोड़ा सा, क्योंकि 2019 में बीजेपी और जेडीयू साथ में चुनाव लड़ चुकी हैं और बीजेपी 17, जेडीयू 16 पर जीत भी चुकी है। जेडीयू के सांसद एनडीए के साथ जीत को आसान मान रहे हैं, लेकिन गठबंधन है तेजस्वी और लालू की पार्टी के साथ। अब इंडिया गठबंधन के साथ सांसद जीत को लेकर संशय में है, करे तो करे क्या। नीतीश कुमार देश भर में अपनी छवि मजबूत करना चाहते हैं और जाति जनगणना पर देश में जन जागरण का प्लान भी बनाया है। अब उसे कैसे पूरा करेंगे यह भी सवाल बना हुआ है, क्योंकि जेडीयू बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है। समझ नहीं आ रहा क्या करें। ऐसे में नीतीश देश भर में पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे, इतना समय कहां से लाएंगे, यही तो सवाल है। विधायकों को पार्टी के साथ रखना एक बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि तेजस्वी सीएम बनाने की खबर आई और नीतीश इसे हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कुछ विधायकों के पाला बदलने में ही खेल हो जाएगा और नीतीश को समझ नहीं आएगा। लेकिन इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सुनवाते हैं आपको। नीतीश कुमार गलतफहमी में है कि उनको जो इंडी गठबंधन है उनको संयोजक बना देगा या उनको जो है वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना देगा। देखिए बीजेपी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जो नीतीश कुमार का अति पिछड़ा वोट है वो पूरी तरह से बीजेपी की तरफ खिसक चुका है और हमारे दरवाजे बंद हो चुके हैं नीतीश कुमार के लिए। और इसलिए लोकसभा चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे रखकर हम चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग को पूरा विश्वास है कि बिहार में हम 40 से 40 लोकसभा की सीटें जीतेंगे। मैं समझता हूं कि एक दल के रूप में जनता दल यू के अंदर नीतीश जी ने खुद कमान संभाली। चर्चा ये है कि ललन सिंह जी चाहते थे कि कंटिन्यू न करें, फोकस करें ऑन इश्यूज पे। कल हमारे नेता तेजस्वी जी ने भी दूध का दूध पानी का पानी करके रह दिया। और सीधी सी बात है, बिहार को लेकर के खास तौर पर मैं कहूँगा बेचैनी है बीजेपी में। तो सियासत जारी है, लेकिन ये सियासत कहां तक जाएगी देखना होगा। फिलहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही, आप अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।